जैसे आप गूगल में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे, इनका रेंज अराउंड 7 मिलियन से 8.5 मिलियन के आसपास है। ओ, अब जो हम लेके आए हैं यार डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के यार वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। लो बॉस। हाय ब्रो, हाउ यू? मैं अच्छा हूँ बॉस। तो यार बस थोड़ा अपने बारे में अपना नाम बता दो और कहाँ से, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है ना कि बात जानने के लिए हाँ भाई हाँ। कौन इतने मतलब इतने दूर से लड़का कहाँ से चला गया इसलिए। यस। नहीं, तो नाम है मेरा अनुब्रत नाथ। हम्म। तो बेसिकली मैं त्रिपुरा अगरतला से हूँ। वहीं पे मैंने अपने हाई स्कूल तक अपना वहीं पे किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि स्टडी अब्रॉड करना है। तो जो भी ऑप्शंस थे, यूएस, कनाडा, जापान, सब जगह देखा, सिंगापुर, पूरा रिसर्च किया। तो फिर अप्लाई किया, लाइक उनके लिए मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब देखा, अप्लाई किया। हम्म। फिर मतलब भगवान की मर्जी से जापान में हो गया। तो भाई आ गया। मतलब जापान तो में जब भर रहे थे, आई मीन सब कुछ पता कर लिया था? आई मीन कौन सा एग्ज़ाम दिया था, किस क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, वो हम्म, बताओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बस। तो बेसिकली क्या होता है ना, इंटरनेशनल स्टडी अब्रॉड के लिए तो मेनली स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं इनको, जिनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। उनमें आता है आईबी करके एक एग्जाम है, वो आता है जीसी करके। वो तो मतलब स्कूल करिकुलम ही हो गया, मतलब इंटरनेशनल स्कूल में जो करिकुलम होता है वो रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे अपना सीबीएसई नहीं होता, वैसे हाँ आईबी जीसी बिल्कुल। वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो मैं तो ठहरा स्टेट बोर्ड का बंदा, ठीक है। तो अपने अच्छा। पास ऑप्शन नहीं है, तो मैंने देखा क्या और ऑप्शन है। तो देखा कि एसएटी है, एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट है, और टोफल है। हम्म। तो ये सब देने के लिए आपका मतलब हाई स्कूल में इतना, क्या बोलते हैं, हाई स्कूल वैसे लेवल का होने की जरूरत नहीं है। इंडियन स्कूल करिकुलम से भी आप पढ़ के दे सकते हो हम्म। बेसिकली। तो मैंने अपने आप तैयारी किया। तो कुछ दिन मैं मतलब गुवाहाटी और कोलकाता जाके भी, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम्म। तो उनसे जाके मेनली मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया। क्योंकि कोचिंग लेने लायक कुछ इतना है नहीं कि वो लोग सिखा देंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। तो मैंने इंफॉर्मेशन इनसे कलेक्ट किया। तो फिर मैंने बुक्स खरीदे, अपने अमेजोन में मिल जाता है सारे। हाँ। ये प्रिंसटन रिव्यू एक कंपनी है, बैरन्स है एक कंपनी, हम्म। कपलान है एक कंपनी, द ब्लैक बुक फॉर एसएटी है, ऐसे बुक्स मिल जाते हैं। तो सारे बुक्स खरीद लिया और घर पे बैठ के पढ़ाई कर लिया। इसके बाद दे दिया एग्जाम, और आ गए मार्क्स, मतलब जितने चाहिए उतने आ गए। तो ये हो गया एग्जाम वाला पार्ट। तो मैंने मेनली 3 एग्जाम दिए, एसएटी, एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट। हम्म। तो सब्जेक्ट टेस्ट में आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। उसमें मैंने सिलेक्ट किया था मैथमेटिक्स लेवल 2, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स के 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में मतलब कैलकुलस नहीं आता, हम्म। उसमें बाकी मतलब बेसिक चीज है। तो लेवल 2 में कैलकुलस का थोड़ा सा पार्ट आता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉर्मली है। तो ये मेनली 3 एग्जाम, एसएटी, एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट और टोफल, ये 3 दिए। हम्म। इसके बाद ये देके अप्लाई कर सकते हो आप यूनिवर्सिटी में। आप मतलब एप्लीकेशन भर सकते हो। एप्लीकेशन में ये एग्जाम्स को छोड़ के और कुछ डॉक्यूमेंट फिलअप करना पड़ता है, जैसे हो गया एसओपी हो गया, हम्म। मतलब क्यों आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जैसा। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह हो गया, कि टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब थोड़ा सा और फॉर्मेलिटी है। तो इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप। और इसके बाद आप बस वेट करो कि कब ये लोग आपको बताएंगे कि हम्म। आपको मिला नहीं मिला। तो जनरली यूएसए और कनाडा में क्या होता है, वो फाइनल डिसीजन हो जाता है। आप अप्लाई किए, उन्होंने बोला हो गया तो हो गया। और जापान में ये हो गया फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग। अच्छा। सेकेंड राउंड में ये लोग पहले तो दिल्ली में आके एग्जाम कंडक्ट कराते थे। ओके। उसका लेवल आप ले लो जेई मेंस का, लेकिन सब्जेक्टिव मान लो, ठीक है। ओके। लेवल मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर है। हम्म। मैं बस रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक हाँ है ना, हाँ। मतलब बच्चों को वैसे कैसे पता यार चलेगा, जेई नहीं। एडवांस की तैयारी करे तो जेई मेंस तो क्रैक कर ही हाँ, सकते हैं। वही बॉस। तो हाँ। जेई मेंस का लेवल एडवांस के आसपास भी नहीं है, हाँ उससे ओके। बहुत नीचे है। हम्म। मेंस लेवल ले लो, और सब्जेक्टिव है, बस आपको सवाल बना के दिखाना है। हम्म। और इनको एक्चुअली ना जापान में मैंने मतलब सिर्फ उस एक्सपीरियंस से नहीं, मैंने इसके बाद जो कॉलेज में भी पढ़ाई किया, इनको आंसर से कोई लगाव नहीं है टेक्निकली, ठीक ओके। है। मतलब नंबर्स शायद देंगे ही नहीं आपको क्वेश्चन में। तो आपको पूरा वेरिएबल दिया जाएगा, आप वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सॉल्व, इनको प्रोसेस देखना है, आप ओ, कैसे अप्रोच थॉट करते हो, प्रोसेस। कैसे। यस, तो ओ। इनको प्रोसेस देखना है।
और एक और यूनिक चीज है ना कि क्वेश्चन पेपर में ना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा। तो ये एक यूनिक चीज है जापान का। आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी वो फेस करना पड़ेगा कि हम्म। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब आपको जितना लगता है ना कि इस सवाल को बनाने के लिए लिखना चाहिए उतना आप लिखो, वो ओके। चाहे 1 मार्क का हो चाहे 10 मार्क का हो, ऐसा है। अच्छा। तो आप लिखो, मतलब मैंने लिखे वो सारे सवाल, बस हम्म। हो गया भाई, इसके बाद मिल गया तो आ गया यहाँ पे, यही है। अच्छा, वैसे जैसे कि ये एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू सेक्शन भी होता होगा जहाँ पे इंग्लिश चेक करी जाती है, क्योंकि ग्रामर, क्योंकि वहाँ दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी हाँ वो मतलब होनी चाहिए। टेक्निकली तो टोफल में वो हो जाता है चेक, ठीक है। ओके। तो एग्जाम ये एसएटी, अरे क्या बोलते हैं, ये जो जापान वालों ने एंट्रेंस एग्जाम लिया, एंट्रेंस के हम्म। बाद इंटरव्यू लिया, बट जब मतलब इंग्लिश का लेवल इतना हाई भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस का इंग्लिश लेवल ऑलरेडी जापानियों से हाई है, अच्छा, हाँ हाँ। तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन सैड जैसे कि अगर न्यूयॉर्क वगैरह में जाते हैं ना, हाँ अमेरिकन कंट्री के कॉलेज में, तो हाँ वहाँ पे बहुत हाँ ज़्यादा देखी जाती है। हाँ हाँ, तो वो टोफल से हो जाता है। देयर अच्छा। इज नो सेपरेट इंटरव्यू टू टेस्ट योर इंग्लिश स्किल्स ओ। लाइक पर्सन। या ओके। अच्छा, फिर मतलब एडमिशन तो हो गया वहाँ का बेसिकली, आई मीन यूनिवर्सिटी टोक्यो में तो क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है हमारे वर्ल्ड में, हाँ, तो मतलब इन्वायरमेंट कैसा है यार वहाँ का, मतलब ज़्यादा सपोर्टिव है, और वहाँ पे किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिसर्च में, किस चीज़ में ज़्यादा फोकस किया जाता है पूरी यूनिवर्सिटीज़ में? ओके। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में मास्टर्स कर रहा हूँ। ओ। इससे पहले मैंने बैचलर किया था तोहोकू यूनिवर्सिटी करके, वो भी मतलब जापान में काफी फेमस यूनिवर्सिटी ही है। तो हम्म। आप सर्च कर सकते हो तोहोकू हाँ, यूनिवर्सिटी मैं करके। जानता हूँ। तो हाँ, तो वहां से मैंने बैचलर किया था रोबोटिक्स में, और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। ओ। तो बेसिकली मतलब दोनों ही यूनिवर्सिटी में कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, ठीक है। तो अभी डिफरेंस ये नहीं है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या फिर बहुत अच्छा कुछ सिखा देते हैं यहाँ पे जो कहीं और नहीं सीखने को मिलता। हम्म। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया ना, सीखने वाला चीज हर जगह सेम ही है। इंडिया में प्रोफेसर जैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे भी, हम्म। मतलब यहाँ पे तो मैं बताऊंगा शायद 1-2 लेवल शायद नीचे है। रिसर्च में तो भाई, हाँ भाई, जितना मतलब बोला जाए उतना कम है। आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई भी आपको मतलब मटेरियल चाहिए, हम्म। वो आपको मतलब बोलने में देर लगती है, अवेलेबल होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि पैसे का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं जब रिसर्च करता हूँ, प्रोफेसर को अगर बोलता हूँ कि सर मुझे ये 3 मटेरियल का सामान चाहिए, हम्म। सपोज एक एक मटेरियल का 1 लाख 1.5 लाख है, ठीक है। हम्म। तो बोलते हैं, मैं इनको भाई जस्टिफिकेशन देता हूँ कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है, तो कौन सा मंगवाओ तीनों में से? बोले तीनों मंगवा लो, इनमें से एक को यूज करो, दो फेंक देंगे भाई जो अच्छा। नहीं आएगा। मतलब रिसर्च एक्सपेंस, पैसा तब। तो जाएगा ही, हाँ, नहीं भाई, ऐसा है। तभी तो कॉलेज टॉप में है, यूनिवर्सिटी हाँ टॉप में भाई, है, इसीलिए तो वही वही, क्योंकि रिसर्च में पैसा आपको गंवाना ही हाँ, है। पैसा ये लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कंजूसी करके भाई, मतलब फ्री में रिसर्च नहीं होता, हाँ, टू ये बी बात तो है, ऑनेस्ट। हाँ। हाँ, तो वैसे वो चीज है। हम्म, अच्छा, जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम गए थे बैचलर्स करने के लिए, तो आपको कोई हाँ, डिफ़िकल्टी फेस हुई, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपने कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, और वो भी ऐसी कंट्री जहाँ पे आई मीन जापानीज़ बोली जाती है मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, और तो यस वहाँ यस, पे करेक्ट। कॉलेज में थोड़ा आपको सेटल होने में टाइम नहीं लगा होगा, आई मीन थोड़ी मुश्किलें आई होंगी कैसे आप, क्योंकि इंटरेक्ट करने में भी स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ के मोस्टली स्टूडेंट्स जापानीज़ बिल्कुल। होते होंगे, आप ही आई मीन कुछ ही परसेंटेज स्टूडेंट इंटरनेशनली होते होंगे, तो थोड़ा हाँ इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती होगी, तो कैसे मतलब किया आपने, आई मीन उससे कैसे? मतलब हाँ, थोड़ा सा तो इनिशियली तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। आप मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप दूसरे कंट्री में गए हो, ऐसा भाई, आप मतलब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाओगे तो भी आपको ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे ही। तो मेरे लिए ये कोई मतलब ऐसा था कि भाई ये तो आना ही है, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आए। जैसे कुछ चीजें पता नहीं थी भाई, इसका नाम कैसे बोलते जापानी में, जैसे सपोज नमक चाहिए, ठीक है, तो नमक को क्या बोलते जापानी में, सॉल्ट नहीं बोलते तो क्या बोलेंगे? तो ये हम्म। सब थोड़ा सा मतलब दिक्कत है, बट धीरे धीरे आप रहते रहते दोस्तों के साथ बात करते हम्म। करते इधर उधर देखते देखते आप सीख जाते हो, यहाँ के कायदे कानून सब कुछ हाँ। जान जाते हो। तो कोई इतना मतलब अडेप्टेशन में आप 6 महीना 1 साल तो लग ही जाता है हर हाँ,
किसी नए जगह। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं। लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जापानीज तो है ही, इंग्लिश बंदे इंग्लिश भी बोलते होंगे तो लोग समझ जाते होंगे। इंग्लिश इतना समझते नहीं है, बट गूगल ट्रांसलेट है, आप गूगल ट्रांसलेट में टाइप करके इनको दिखा ओ। सकते हो। इसका एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये है ना कि जो आप किसी से भी आप कुछ पूछोगे या फिर जानना चाहोगे, वो बंदा अपना बेस्ट कोशिश करेगा आपको वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात अगर है। उसको, हाँ मतलब आप सपोज सड़क में खो गए, ठीक है, कहीं पे पता नहीं, आप रैंडम किसी को पूछो, बंदा बिजी है, बट वो अपना काम छोड़ के आपको आके आपको मदद करके जाएगा। आप फर्स्ट टाइम जब जा रहे थे तो आई मीन कॉलेज की फीस का कुछ पता था? स्कॉलरशिप आपकी लगी थी कि आपने आपकी पूरी फीस पे करी थी? और स्कॉलरशिप कैसे लगती है कॉलेज में, आई मीन हाँ अगर हम तो बैचलर्स करने जा रहे हैं तो? हाँ बिल्कुल, तो बैचलर करने जा रहे हैं तो सबसे जो पॉपुलर स्कॉलरशिप है उसका नाम है मेक्स्ट स्कॉलरशिप, MEXT। तो ये मतलब जापानीज गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या था, एजुकेशन, हम्म। साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स था शायद, ऐसे ही कुछ तो उनका स्कॉलरशिप है। तो ये मिल जाती है आसानी से, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो उसमें भी दो रास्ते हैं, एक इसको बोलता है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स, और एक बोलते हैं एम्बेसी रिकमेंडेड मैक्स। इनका डिटेल आपको मतलब जापान एम्बेसी इंडिया के वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर मतलब यूनिवर्सिटी के रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स में भी मिल जाएगा, हम्म। टोक्यो यूनिवर्सिटी, तोहोकू, इनके वेबसाइट में है। तो बेसिकली मेरा लगा था यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड मैक्स। हम्म। तो फीस ना जापान में इतना एक्सपेंसिव नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। फीस सालाना कितना है, 5,25,000 येन ले लो, 3 लाख रुपए के आसपास है। इंडिया की पर करेंसी के हिसाब से? इंडिया के करेंसी पर ईयर 3 लाख के आसपास है फी। स्कॉलरशिप मिलता है, जो मैक्स स्कॉलरशिप है जो मुझे मिला था, उसमें ट्यूशन पे वो करते हैं, हम्म। ट्यूशन मतलब वो लेते हैं, हम्म। प्लस लिविंग एक्सपेंस प्रोवाइड करते हैं, 1,20,000 येन पर मंथ, ओ। मतलब 80,000 इंडियन रुपी मेरे को लिविंग एक्सपेंस पे करते हैं। ओ। तो इजीली मतलब आपका मतलब हो ही चल गया। जाता है। हाँ। हाँ हो ही गया, और कोई पॉकेट दिक्कत मनी की भी बात। बची जाएगी उसमें, ऑल हाँ हाँ, डेफिनेटली। वही वही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट अगर इंडिया से वहाँ जाता है हाँ जिसका कोई हाँ, कॉन्टेक्ट्स नहीं है, डेफिनेटली सरवाइव कर लेगा इजीली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा है। जैसे मतलब मेरे मम्मी पापा के 1 रुपए नहीं लगे जिस मोमेंट से, मतलब क्योंकि वो लोग फ्लाइट टिकट भी प्रोवाइड ओ। करते हैं आपको एक्चुअली। आपको फ्लाइट टिकट भी, ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो स्कॉलरशिप मिला था जापान में लेकिन फ्लाइट टिकट नहीं खरीद पाया इसलिए नहीं जा पाया, हम्म। ये लोग फ्लाइट टिकट तक प्रोवाइड करते हैं। तो लिटरली आपके मम्मी पापा को आपको घर से लेके एयरपोर्ट तक का वही। खर्चा देना है बस। ओह। बस उतना उतना आपको प्रोवाइड कर देना एयरपोर्ट से, ये जापान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गया। बहुत सपोर्टिव है, मतलब प्रॉपरली प्लान किया है इन लोगों ने स्कॉलरशिप तभी को। मतलब तभी वो इतना आ गया है, क्योंकि जापान डेफिनेटली इतना डेवलप इसी वजह से है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है इन सब चीज़ों पे। बिल्कुल, क्योंकि इनको पता है कि अगर एजुकेटेड मतलब फॉरेनर्स अगर आएंगे कंट्री में और वो एजुकेटेड होंगे, हम्म। तो एक तो कंट्री के लिए लॉयल्टी बनेगी, हाँ फर्स्ट थिंग। डेफिनेटली। और सेकंड चीज जो है, क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल ज्यादा रहेंगे। हम्म। तो इसलिए ये लोग मतलब ऐसा बनाया स्ट्रक्चर। डेफिनेटली। अच्छा, जो आई मीन इंटर्नशिप लगी है तो आपकी हाँ जैसे कि इंटर्नशिप लगी होगी बैचलर्स में, तो हाँ, इंटर्नशिप की प्रिपरेशन किस लेवल पे होती है? ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता? और क्या क्या करना पड़ता है इंटर्नशिप की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे? इंटर्नशिप की प्रिपरेशन के लिए मैं जब बैचलर लेवल में था, मैं एक ऑटोमोटिव कंपनी में इंटर्नशिप किया था। हम्म। मित्सुबिशी फूसो हाँ डेफिनेटली। करके एक कंपनी है। हाँ पता है। तो हाँ, उनका तो इंडिया में भी अभी हाँ हाँ। भारत बेंज जो कंपनी है बेसिकली उन्हीं का ही है। हाँ। तो बेसिकली वहां पे मैंने किया था इंटर्नशिप। हम्म। वहाँ के लिए बस बेसिक जो, मतलब मैं तब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में था, अच्छा। और मेरा मैंने अप्लाई किया था इनके R&D डिपार्टमेंट में। हम्म। तो बेसिकली इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इंटरव्यू में, बेसिकली आपके बेसिक प्रोफेशनल मैनर्स जो मतलब है या नहीं है, हम्म। ये तो मतलब हर कोई ही चेक करेगा, ये तो आपको होना ही है। प्रोफेशनल मैनर्स, प्रोफेशनलिज्म चेक करते हैं, हम्म। और थोड़े से टेक्निकल टाइप सवाल पूछे, जैसे मैं, क्योंकि मैं इंजन डिपार्टमेंट में जाना चाहता था R&D में, तो मेरे को थर्मोडायनामिक्स से 1-2 सवाल पूछे, इंजन साइकिल्स पे 1-2 सवाल पूछे, डीजल इंजन के बारे में मैं कितना जानता हूँ 1-2 सवाल पूछे। और अगर आपको इतना नहीं आता बट आप
कोशिश करते हैं और आप बोलते हैं कि हाँ मुझे जानना है, और दैट इज इनफ टू लैंड यू इन इंटर्नशिप, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो मिल जाता है। और और मतलब आप कोडिंग इंटर्नशिप्स की भी बात करते हो, तो मतलब वो भी काफी आसान ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैक्सिमम टाइम वे कोडिंग टेस्ट ही नहीं लेते एक्चुअली, मतलब आप अच्छा लाइक जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, ये वो डेटा स्ट्रक्चर का कुछ कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, और प्रीवियस क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करेंगे, या फिर आप क्या लैब में कर रहे हो या यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और अगर कोडिंग प्रॉब्लम देंगे भी तो मैक्स टू मैक्स लीड कोड मीडियम लेवल का देंगे, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा ही है। बहुत सही है। और यहाँ पे हाँ, मतलब एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी जाती होगी, कुछ अंदाजा? क्योंकि एवरेज तो ये जो फिगर्स है ना, ये काफी वैरी करता है जापानीज कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के बीच में। तो अगर आप जापानीज कंपनीज में जा रहे हो, मास्टर सैलरी अगर आप जापानीज कंपनी में जा रहे हो, मैं सीएस की बात करता हूँ, ठीक है, तो सीएस में मैं बताता हूँ, अगर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप प्लेस हो रहे हो जापानीज कंपनी में, आपका फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग सैलरी 5 मिलियन to 6 मिलियन येन के बीच में होगा। अच्छा ठीक है, तो 5 मिलियन हो गया 30 लाख के आसपास। पर सिक्स मंथ? मिलियन हो, नहीं नहीं नहीं, टोटल मतलब एनुअल ओके कॉम्पेंसेशन, ओके एनुअल ओके। कॉप, तो बिटवीन 30 lakhs टू अराउंड 45 lakhs, दैट इज 6 मिलियन। तो 30 से, नहीं 40 है शायद, नॉट 45, तो 30 से 40 lakhs के बीच में होगा आपका फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, तो ये हो गया जापानीज कंपनी। अभी फॉरेन कंपनीज में भी रेंज है, जैसे आप गूगल में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे, इनका रेंज अराउंड 7 मिलियन से 8.5 मिलियन के आसपास है। तो वो हो गया 7 मिलियन, मतलब कितना भाई, 1.5 से डिवाइड कर लो, लाइक 50 लाख होगा शायद, हाँ। ठीक है, 50 से मतलब 60 के बीच में होगा। हम्म। और अगर आप इंडीड एक एक्सेप्शनल कंपनी है, इनका बेस पे 9 मिलियन येन है, जो कि अराउंड मोर देन 7, लाइक अराउंड 70 lakhs के आसपास हो जाता है बेस पे। इसके ऊपर शायद बोनस वगैरह देते हैं। फिर फाइनेंस में अलग पे है। फिर आप ऑटोमोटिव में जा रहे हो, अलग पे है। ऑटोमोटिव में जैसे फर्स्ट ईयर सैलरी अराउंड 4.5 मिलियन येन के आसपास होता है, तो हो गया अराउंड 25 से 30 lakhs के बीच में हो गया। तो हाईएस्ट पे है सीएस में स्टार्टिंग में, ये मतलब एवरेज है एवरेज है। यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे ना एवरेज और हाईएस्ट में इतना फर्क नहीं है। हाँ। अगर आपको हाईएस्ट चाहिए तो वो आपको फैंग कंपनीज या फॉरेन कंपनीज जाना पड़ेगा, जो सपोज 7 से 8.5 मिलियन के बीच पे करते हैं। और एवरेज आपको 5 मिलियन से 6 मिलियन येन के बीच मिल जाएगा। तो एवरेज भी बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब एवरेज ही ये है, तो इससे नीचे भी कोई नहीं देगा, इससे ऊपर भी कोई नहीं देगा। आप मतलब कितना भी मगजमारी कर लो, एटलीस्ट जापानीज कंपनीज में यही है। नहीं फिर भी बहुत अच्छा है। जापानीज में 30, आई मीन 30 lakhs, इट्स नॉट अ, इट्स अ ह्यूज हाँ, अमाउंट। मतलब चिल जॉब होती होगी, आई मीन जॉब जब लगती होगी, आई मीन इतना ज़्यादा प्रेशर तो नहीं होता होगा, चिल होता होगा थोड़ा माहौल इन्वायरमेंट कि इतना यस, तो ये जो एनवायरनमेंट भी है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। आप जापानीज कंपनीज में हो तो बेसिकली जापानीज कंपनी आपको कभी फायर नहीं कर सकती, ठीक है, अच्छा। ये एक पॉलिसी है। ओ। तो मतलब गवर्नमेंट, इंडिया में जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि हाँ हाँ एकदम 100% जॉब गारंटी, तो हाँ। सेम कॉन्सेप्ट है जापानीज कंपनीज में, वो कभी आपको फायर नहीं कर सकते। तो आप घुसने के बाद काफी चिल तरीके से आप काम कर सकते हो। तो ये काफी चिल है, तो बस आपका ग्रोथ कम हो जाता है अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, कोई एवरेज स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहेगा तो उसको कब से स्टार्ट करनी चाहिए इसकी प्रिपरेशन? 11th से, 12th से, या फिर 12th के बाद? 12th के बाद तो ओके, हाँ, तो 12th के बाद तो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एक गैप ईयर लेना पड़ेगा। तो वो तो मैं मतलब, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है और ऑलरेडी ऐसे मूड में है कि भाई अभी भी टाइम है अपने पास और तैयारी कर सकते हैं, आइडियली शुरू हो गए 11th के स्टार्टिंग से, ठीक है, क्योंकि 11th के एंड तक आपको एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट और टोफल के स्कोर्स आ जाने चाहिए। अभी पता नहीं, एक बंदा मुझसे बोल रहा था कि एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट को शायद बंद कर दिया कंपनी ने। मुझे इतना अभी पता नहीं, क्योंकि काफी टाइम पहले मैंने दिया था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने शुरू किया था 11th के मिडिल से, तो थोड़ा सा रश मारना पड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट टेस्ट में आपके 12th के कुछ टॉपिक्स भी आते हैं, तो मुझे रश मार के 11th तो 12th पूरा खत्म करना पड़ा। मतलब 2 महीने के टाइम में एनसीईआरटी पूरा खत्म किया।
जस्ट फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि 11th के एंड में आपको ये लेना ही है। तो 11th का एंड आता है कब, मतलब अप्रैल मई में, ठीक है ना। हम्म, तो उसी साल, जिस साल में 11th का एंड हुआ और 12th में आप जा रहे हो, हम्म, उसी साल अराउंड अक्टूबर नवंबर में एप्लीकेशंस खुल जाते हैं सारी ओके, यूनिवर्सिटीज। तो आपको इससे पहले बेसिकली आपको स्कोर्स आ जाने चाहिए। तो इससे पहले अगर आपके स्कोर्स आ गए तो आप अप्लाई कर दो इनको। और जब तक आप बोर्ड्स वगैरह दोगे, आपके पास लेटर आ जाएगा कि भाई आपको मिल चुका है इसमें हम्म, चांस, तो आप चिल हो गए अपने। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के बाद डिसीजन। और अगर आप ऑलरेडी 12th में हो अभी, हम्म, तो आपको तो एक साल और, मतलब बेसिकली एक साल पहले से अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप 2024 में आप जाना चाहते हम्म, हो, तो आपको 2023 से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जो लोग 2023 में जाने वाले हैं, अभी से, 2023 अक्टूबर में, हम्म, तो उनको अप्लाई करना है इस साल के अराउंड अक्टूबर नवंबर में। ओके, और अभी अराउंड सारे टेस्ट वगैरह लिख, हाँ, प्रिपरेशन 2 साल पहले और एप्लीकेशन 1 साल पहले, ये बस मतलब ऐसा बेसिक होता है कॉन्सेप्ट। मतलब, हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। क्योंकि आप मतलब प्रिपरेशन में भी आप अगर मतलब मैं इतना रश करने की रिकमेंडेशन नहीं देता। हम्म, बट टाइम अगर है तो आप आराम से 2 साल पहले स्टार्ट करो प्रिपरेशन। हम्म, 1 साल प्रिपरेशन का हो गया, एग्जाम दिए, और 1 साल पहले आपको एप्लीकेशन। हाँ, आपने, हाँ, क्योंकि एग्रीगेटेड आप इंफॉर्मेशन बता सकते हो। हम्म, मेरे पास जो है, मतलब मैंने रिसर्च किया और मैं खुद भी पढ़ा हुआ वो हूँ, तो तो डेफिनेटली, दूसरों से भी इंफॉर्मेशन आया, तो आप ले लो कि एक जगह पे सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो ये तो है। या और डेफिनेटली। सो गाइस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मीट करेंगे भैया से। सो अभी के लिए बाय, थैंक यू। थैंक बाय यू सो बाय। थैंक यू सो मच। सो यार होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन बताई वो सच में बहुत वैल्यूबल थी। और अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा होगा रिगार्डिंग कैसे एडमिशन्स, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हो गए आप सबके कॉमन क्वेश्चंस, तो हम उस पर Q&A का टाइप वीडियो बना लेंगे और आपकी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस उसको सॉल्व करें। तो यार अभी के लिए चलते हैं। जो भी चैनल पे नया होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो प्लीज़ वो रेड कलर वाला बटन दबा के ही जाना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हैं फ्रेंड्स में, क्योंकि यार बहुत लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनका सपना पूरा करो और उन तक वीडियो पहुंचाओ कि कैसे वहाँ तक वीडियो एडमिशन लेना है। तो बहुत हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।